हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस अगेन। आज आइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का 2019 का पेपर, 25 नंबर का पेपर, 1 घंटे का टाइम इंटरवल, सारी चीज़ें आपको मालूम है। और हम यहाँ पर 19 का देख रहे हैं। 20-21 में शायद नहीं हुआ था जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और आपको मैं 22 का करवा दूंगी लेटेस्ट। ठीक है, चलिए आपके सामने प्रश्न है, आंसर आप बता सकते हैं। वो विकल्पी प्रश्न से हम करेंगे शुरुआत। जा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु, दंत, ओष्ठ, कंठ। आंसर बताइए, जा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप सभी को बहुत बार मैंने आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताया है। तो आपका राइट आंसर है तालु। का से का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु। तो चा जो वर्ग है, चा छ जा आपका तालु में आता है, दूसरे वर्ग में, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। 1 नंबर का प्रश्न, आपको 1 नंबर मिल गए। अजीवनम समस्त पद में समास है। अजीवनम समस्त पद में समास जो प्रयुक्त हुए वो कौन सा है? द्विग, बहुब्री, अव्ययी भाव और कर्मधारय। दूसरे के लिए क्या सही होगा? आंसर बताइए, आंसर करिए। तो यहाँ पर द्विग तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुब्री की तो कोई बात आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। कर्मधारय किसी तीसरे की परिभाषा की तो बात है ही नहीं। तो दूसरे में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, दूसरे में क्या है? अव्ययी भाव समास है। आगे चलिए, नेक्स्ट। आगच्छत रूप है। आगच्छत किसका रूप है? प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, प्रथम एवं मध्यम पुरुष का। आगच्छत किसका रूप है? तो राइट आंसर यहाँ पर है कि प्रथम पुरुष का रूप है। बाकी शेष ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वनाम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो पुस्तकम है, अरण्यम है, सर्वेश है, अश्वम है। बता सकते हैं कि सर्वनाम यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर सर्वेशु सबके लिए, अरणम, अवश्यम, ये सर्वनाम में नहीं आते हैं। आपका 4th का सी ऑप्शन सही होगा, सर्वेश आएगा, पुस्तकम और ये सब संज्ञा एक यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अश्वम भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो कैसे आपको सर्वनाम पूछा तो सर्वेश मतलब सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें सब आ जाएं। आगे चलिए, नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति। नद्या शब्द में नदी का जो रूप है, शब्द रूप, उसमें जो प्रयोग, ये जो आपको दिया गया है नद्या, इसमें कौन सी विभक्ति यूज है? तो षष्ठी है, तृतीया है, प्रथमा है, द्वितीया है। तो नद्या शब्द की अगर जो बात आपसे पूछ रहा है तो 5वें का जो राइट ऑप्शन आपका है वो आपकी षष्ठी विभक्ति है। तो शब्द रूप राम का इम्पॉर्टेंट है, बालक का इम्पॉर्टेंट है, फल का इम्पॉर्टेंट है, और सात और ते ये सब इम्पॉर्टेंट है। धातु में पट धातु, भू धातु, गम धातु, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इन सबको जो थोड़े आसान से भी वो भी देख लीजिए, और जो पेपरों में पूछे, जैसे नदी का देखे पूछ लिया तो नदी का शब्द रूप तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको अपने धातु रूप और शब्द रूप को जो पेपरों में आए हुए हैं, जिनकी चर्चा की गई है, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो 5 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ वाले यहाँ पर हो गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतिलघुत्तरी की। एक एक प्रश्न को देखेंगे और इनके आंसर्स भी देखते चलेंगे। कह रहा है कि संधि है, संधि आपके सिलेबस में दी गई है, तो दीर्घ संधि का सूत्र आपको लिखना है। दीर्घ संधि का आपको सूत्र लिखना है। चलिए देखते हैं। तो कहते हैं इसका सूत्र जो है कुछ इस तरीके क्या है? अकः सवर्गे दीर्घ, ऐसे कुछ है, सवर्णे दीर्घ। बहुत टाइम हो गया है, याद है फिर भी। ये मैंने 19 का पेपर सॉल्व किया हुआ है। मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाइएगा, आप अपने अनुसार लिखिएगा। तो यहाँ पे 6 का आंसर है, दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्णे दीर्घा। ऐसे ही छोटा सा सूत्र आपको लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां प्रश्न आपके सामने है। सह, साकम, समम, सामर्थ शब्दों के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? जिसमें आपको सह दिखे, साकम दिखे, समम दिखे, सधर्म दिखे, शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो 7th का राइट आंसर आप क्या बताएंगे? चलिए आइए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, तृतीया विभक्ति करण कारक। ठीक है, कौन सी विभक्ति वहाँ पर है? सारे शब्दों में तृतीया विभक्ति है, जिसको करण कारक चिन्ह है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 8वां प्रश्न। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम नधीरा, ऐसा श्लोक आपको दिया रहेगा और श्लोक का अर्थ बताया। तो इसका श्लोक का अर्थ हमने बहुत बार पढ़ा है, चर्चा किया है, सेकंड में भी, फर्स्ट में भी था। तो इसका राइट आंसर होगा, धैर्यवान लोग जो होते हैं ना, न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते।
आइए इसी के साथ आगे देखते हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा क्या बता तो दिया फिलहाल। देखिए, सज्जन पुरुष जो होते हैं न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते। तो आप धैर्यवान सज्जन पुरुष दोनों एक ही हैं, लिख सकते हैं। 9th प्रश्न पे आइए। 21 संख्या को संस्कृत में क्या लिखते हैं? 21 संख्या को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? आइए चलते हैं। तो आप जानते हैं 20 को हम विंशति लिखते हैं, तो 21 को हम एक विंशति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 21 को हम एक विंशति। आपको अपनी 50 तक की गिनती को तो ज़रूर तैयार करना होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th है, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? तो सप्ताह है, गिनती की बात कह रहा है। आप जानते हैं कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो हमारा द्विग समास होता है। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए, ये हमारा द्विग समास है। ठीक है, कि संस्कृत मतलब एकदम आगे ही आपको संख्या की बात कह दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के तीनों वचन को लिखना। अस्मत् शब्द, अब ये आपको आएगा। ठीक है, शब्द रूप से, धातु रूप से प्रश्न बनेंगे। कह रहा है कि अस्मत् शब्द के द्वितीया विभक्ति के तीनों आपको वचन लिखने। आइए चलते हैं। ये देखिए आपका अस्मत् शब्द का रूप है। ठीक है, ध्यान, ये है, सॉरी वो मैं सोची गम का कहाँ से आ गया, ये है अस्मत् का। तो प्रथमा विभक्ति में अहम आवाम वयम, द्वितीया में माम आवाम अस्मान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं। 12th देखते हैं। तो यहाँ तक के आपके 11th के कवर हो गए। 11th तक ये समझ में आ गई। ठीक है, आगे आइए। ये आपके लघुत्री हैं। लघुत्री में देखते हैं। तो 12th है, गम धातु के लिट लकार का रूप लिखना है। तो गम धातु के लट लकार का रूप आपको लट लकार यानी कि भविष्यत काल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लट, बताइए, लट नहीं लिट है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपको याद है? मुझे तो याद है। क्या आपको भी याद है? कुछ ऐसा ही तो था। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामा। तो यही है, पट धात का जैसे रूप चलता है वैसे ये भी चलता है। शायद आपको भी याद होगा मेरी तरह। चलिए देख लेते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा है, ये देखिए। तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। तो गम धातु का लिट लकार भविष्यत काल यानी कि इस तरह से पूछेगा। और जब भी आपको ये वाले काल को पूछे तो आपको शत याद रखना कि ये वाला जो होता है इसी में आएगा, बाकी ये किसी में नहीं आता। आगे बढ़िए। 13 प्रश्न। 13 आपसे कह रहा है कि आपको श्लोक दिया है और हिंदी में इसका भावार्थ बताना है। श्लोक में लिखा है प्रविथ्या पृथ्व्या। ठीक है, क्योंकि संस्कृत है तो यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ लो आप। तो पृथिव्या लड़ी लिड़ी रत्नानि जलमनन शुभस्तिम मूढ़े प्रषाणा खांडे सुरत्न संज्ञा विधिते। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़िए। संस्कृत है, सबके बस की बात फिलहाल नहीं होती है, लेकिन पासिंग मार्क्स लेके सब। मेरे लिए तो फिलहाल के लिए दिक्कत, जब उस टाइम पे था तो संस्कृत मेरे लिए भी हुआ करता था। मैथ में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे। ठीक है, तो ये थोड़ा दिक्कत करता था क्योंकि हम इनको डेली यूज़ मतलब समानता प्रयोग में पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये था, तो उस समय मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे इन सब चीज़ों को। तो 13 का क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब पता है क्या होता है? पृथ्वी पर जल, अग्नि नहीं, अग्न होगा, मतलब वो होगा, अन्य होगा। देखिए, मन, जैसे आप जानते हैं कैसे ये चीज़ें याद होती है ना, थोड़ा थोड़ा शब्दार्थ हमें संस्कृत से समझने होते हैं, फिर हम बना लेते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी वाणी, ये 3 रत्न होते हैं। ठीक है, किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा से पहचानते। जो पत्थर, ये प्रसारण का मतलब क्या है? पत्थर का जो खंड से मतलब पत्थर का टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। अब बल्कि अगर 3 रत्न कहा जाए तो एक पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी वाणी ही 3 रत्न है। मैंने इसका तो बताया क्योंकि हम पढ़ने के बाद भाई इतना तैयार है कि चीज़ें हो जाती है। अब आपको देखो मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या बन रहा है? मैंने इसका आंसर आप लोगों के लिए लिखा नहीं क्या? शायद लिखा है, एक सेकंड देख लेती हूँ ऊपर, शायद मैं नहीं लिखा क्या। चलिए मैं 13 आपको ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने इसका नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका यही है कि पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी वाणी, ये 3 रत्न होते हैं। मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। संस्कृत में स्वसर पाठ की उपयोगिता बताइए। जो स्वसर पाठ है उसकी आपको उपयोगिता बतानी। चलिए आइए देखते हैं तो क्या होगा। स्वसर वाचन से उच्चारण में शुद्धता आती है। आप अगर स्वसर वाचन कर रहे हैं, 2 प्रकार से वाचन होता है, स्वसर और मौन। तो अगर आप स्वसर वाचन कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं अपने कंठ से, तो आपकी शुद्धता आएगी, आपका उच्चारण सही होगा। ध्वनियों का ज्ञान होगा। ठीक है, आपको ध्वनि चिन्ह को पहचानेंगे या विराम चिन्ह का ज्ञान होगा, समझ जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आप इस चीज़ से, और आपको काफ़ी समय तक ये चीज़ें याद भी रहेंगी, आपकी स्मृति भी काफ़ी तेज होगी।
आइए नेक्स्ट 17 से 20 तक की संख्या वाचक शब्दों की गिनती में लिखिए, यानी कि आपको गिनती लिखी है। मैंने इसको नहीं लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको गिनती तो आती होगी, आप लोगों को 50 तक गिनती तो याद रखनी ही रखनी है। आपकी बार शायद कुछ पेपरों में 50 से ऊपर का भी बीच बीच का पूछ लिया, लेकिन 50 तक आप सामान्यतः याद रखो। तो ये आप खुद लिख लेना, मैंने इसको नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको ये आता है। नेक्स्ट आइए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत में लिखिए। कबूतर, परवल, जामुन, कटहल, तोता और गिलहरी दिया गया है नाम, और इनको आपको संस्कृत में लिखना। आइए देखते हैं लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है। मैंने नहीं शायद लिखा है, ठीक है, मैंने शायद नहीं लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों का और फर्स्ट का करना था, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि दोनों के पीडीएफ में मिसमैच हो गया कुछ। चलिए कोई बात नहीं। तो आप इसका जानते हैं, कबूतर को हम कपोता कहते हैं, परवल को हम परवलम कहते हैं, ठीक है, जम्बू को जामुन कहते हैं, कटहल को पंचा, तोता को सुका, गिलहरी को चिक्रोडा कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण से। अपादान कारक की कोई भी परिभाषा लिख दीजिए, और उसके बाद उसकी पंचमी विभक्ति। अपादान कारक आप हिंदी में जैसे जानते हैं, कारक के शब्दों को रूप आपने पढ़ा ही हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कारक आप संस्कृत में लिख रहे थे तो कुछ संस्कृत उसमें इन्वॉल्व कर दोगे, जी नहीं। आपको नॉर्मली अपादान कारक की परिभाषा जो होती है आपको वही लिख देना है। तो आप अपादान कारक की परिभाषा क्या लिखेंगे, आप बताइए, आप क्या लिखेंगे? संज्ञा के जिस भी रूप से दूसरी वस्तु के अलग होना पाया जाता है उसको हम अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका उदाहरण हो गया। आगे बढ़िए 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संस्कृत में अनुवाद आपको दिया है कि 18वां वाला 4 क्वेश्चन अनुवाद का सभी सेमेस्टर्स में आ रहा है, तो मतलब आपको भी आएगा। तो तुम सब कहाँ जाते हो, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? हिंदी में दिया है, संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तुम सब कहाँ, तो तुम सबको संस्कृत में हम युवम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? युवम लिखते हैं। ये आपको याद है, तो इसको होगा युवम कुत्र गच्छतः, युवम कुत्र गच्छतः, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो रामेण सा लक्ष्मणा अपि वनम आगच्छत, ठीक है। सूर्य को नमस्कार, सूर्याय नमः। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ये वृक्ष वाला तो बहुत आता है। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, इस तरह के कुछ छोटे छोटे इजी आते हैं जो आप कर लेंगे। तो आपके 18 प्रश्न खत्म होते हैं। मैंने बहुत वक्त नहीं लिया, कीमती आपके 10 मिनट लिए, 10 मिनट आपको पेपर करवा दिया, और आपको भी इसी तरीके से अपने पेपर को आधे घंटे में सॉल्व करना होगा अपने एक सेंटर पर, ठीक है, ताकि आप एक बार रिवीजन करके देख पाओ और अच्छे से भी लिखने का प्रयास करना, क्वेश्चन छूटे ना, राइटिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये 19 का पेपर मैंने आपको करवा दिया, मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह मैं 22 का भी अब लास्ट करवा दूंगी। संस्कृत का पेपर आपका हो गया है, तो कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नया पेपर करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।